सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के मध्य में पाठ 3 का भाग 3 लेकर के। हमें आशा है कि आप लोगों ने बस की यात्रा के पिछले 2 भागों को आपने भली भांत पढ़ लिया होगा और उसे समझ लिया होगा। इसी की कड़ी में बस की यात्रा का यह अंतिम भाग 3 लेकर के हम हाजिर हैं। आज फिर हम लोग पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन, इसके कठिन शब्द और उनके साथ साथ प्रश्न और अभ्यास भी हम लोग एक बार देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी तक का आपने और हमने पढ़ा है कि जब लेखक हरिशंकर परसाई जी एक दिन पन्ना से सतना जाने के लिए जिस बस में सवार होते हैं, उस बस की दयनीय दशा बहुत ही खराब थी। वह बस ऐसे लग रही थी कि मानो वो सदियों से पुरानी हुई हो और अब वह अंतिम सांसें गिन रही हो। बस की हालत को देख करके लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो बस गांधी जी के जमाने की हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर यह चल रही है। इस बस के प्रतीक के माध्यम से लेखक का यह कहना है कि हमारे समाज में भी ऐसी बड़ी सी रीतियां चली आ रही हैं जो आज के समाज में वह कहीं ठीक नहीं बैठती, लेकिन हम अपने अंधविश्वास और हम अपने मान्यताओं को लेकर के समझौता नहीं करते और उसका खामियाजा हमें कहीं न कहीं उठाना पड़ता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहता है कि हम इतने स्वार्थी होते हैं कि अपने भले के लिए दूसरों की हम थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। तो इसी कड़ी में अंतिम भाग तक हम पहुंच आए हैं। अब चलिए हम एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक का वाचन करते हैं और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक ने अभी तक के इस पाठ का जितना भी रोचक वर्णन किया है वह इसका अंतिम पैराग्राफ है। और जो पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि बस का एक टायर फिस होकर के बैठ जाता है और उस बस की दशा इतनी खराब थी कि लेखक अब कहीं भी जाने की, पन्ना तो क्या, वो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुका था। वो कहते हैं कि मैंने तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद मैंने छोड़ दिया था। और ऐसा लगता है कि अब मुझे इसी बस से सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना होगा। प्रयाण कर जाना का अर्थ होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वर्ग सिधार जाना, स्वर्ग चले जाना अर्थात मर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। वो कहते हैं कि यह बस जिस हिसाब से चल रही है उससे यह लगता है कि यह बस अब किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लायक नहीं है। और ऐसा सोच सोच करके उनके मन में जो एक बेचैनी उठती थी, जो एक उदासी छा जाते थे कि हम पन्ना कब पहुंचेंगे, जब उनके मन में ऐसे भाव उठे कि यह बस तो अब कहीं नहीं जा सकती, तो उनके सारे मन की बेताबी, सभी के मन की बेताबी, मेरे विद्यार्थियों, बेताबी का अर्थ यही होता है कि बेचैनी और तनाव खत्म हो गए। कब खत्म हो गए? जब लेखक के मन में यह बात उठी कि यह बस ऐसी ही है, यह पन्ना तो क्या, अब कहीं नहीं जाने लायक है। तब उनके मन की सारी तनाव खत्म हो गए। वह और उनके सभी सहयोगी इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान मतलब निश्चिंत होकर के, सब लोग जैसे घरों में लोग बैठते हैं चिंता मुक्त होकर के, वैसे वो लोग भी बैठ गए और सभी हंसी मजाक चालू हो गया। तो
आगे अब हम देखते हैं पाठ से आगे का क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बार बार हमने पढ़ा है और हमें विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को सही से भली भांति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई असुविधा ना हो, एक बार फिर से हम यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा हम कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी के नमक कानून बनाने से प्रारंभ हुआ। गांधी जी का यह नमक बनाने का कार्य 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ, जब वो अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए कूच किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया और उसी दिन से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का घोषणा की। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और हमें विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर भली भांति अपनी पुस्तिका में लिख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? व्यंग्यकार मेरे प्यारे बच्चों, व्यंग्यकार में आप देखेंगे यहाँ पर 2 शब्द है, एक शब्द है व्यंग, दूसरा शब्द है कार। व्यंग्य का अर्थ हमने बताया हुआ था कि ऐसी कोई भी बात जब आप अपने से अधिक शक्तिशाली पुरुष, अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति के सामने उसकी किसी कमियों को यदि आप सीधे भाषा में उसको सीधे बोलेंगे तो आपके मन में जरूर भय होगा कि यह हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। इसलिए जब हम उसकी कमियों को ऐसी किसी भाषा के द्वारा, ऐसे किसी शब्दों में प्रयोग करते हैं कि वह उस बात को समझ भी जाता है और उसे बुरा भी नहीं लगता है, उस विधा को बोला जाता है व्यंग। और कार का अर्थ होता है करने वाला। यहाँ पर व्यंग मूल शब्द है और कार हमारा प्रत्यय है। इस तरह से व्यंग्यकार शब्द का निर्माण होता है। अब वो कहते हैं कि उन्होंने किस रूप में याद किया है, तो लेखक का कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जब बस चल चल के रुक रही होती है तो ऐसा लगता है कि मानो वह विनम्रता के साथ उस चालक की, उस ड्राइवर की अवज्ञा कर रही है कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप अपने हिसाब से, अपनी मन के हिसाब से जैसे लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। अगला शीर्षक है मन बहलाना। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। तो यहाँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पाठ के पढ़ने के उपरांत इस प्रकार के प्रश्नों का आप उत्तर स्वतः स्व इच्छा अनुसार दे सकते हैं। अगला है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि आप लोगों को बड़ी दुविधा होती है कि का के ऊपर जब बड़ी ई की हम वर्तनी लगाते हैं, का के ऊपर बड़ी ई की मात्रा हम लिखते हैं, और जब का के ऊपर हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? अधिकांशतः हमने देखा है कि आप इन 2 वर्णों के प्रयोग करने में बहुत ही दुविधा, बहुत ही संशय की स्थिति में होते हैं। तो देखिए, जब कहीं पर किसी भी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में संबंध को बताया जाएगा, किसी के पदार्थों का बोध होगा और किसी के रूप की बोध होगा, किसी की अवस्था का बोध होगा, तो वहां पर हम का के ऊपर बड़ी की का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हमने एक वाक्य बनाया कि यह घड़ी
शीतल की है, यह घड़ी मनोहर की है। तो घड़ी का संबंध किससे है? मनोहर से है। एक वाक्य ऐसे भी देख सकते हैं कि यह पुस्तक गीता की है। तो पुस्तक का संबंध किससे है? गीता से है। कौन बता रहा है? की शब्द बता रहा है। तो जब कहीं पर किसी वाक्य में एक वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ संबंध बताया जाए तो वहां पर बड़ी ई का प्रयोग करेंगे हम। और जब कहीं पर छोटी ई अर्थात ह्रस्व ई का प्रयोग हम करते हैं तो वहां पर हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य कहा कि राज कहता था कि वह अवश्य पास हो जाएगा। कि मतलब हो गया, राज कहता था एक वाक्यांश हो गया। क्या कहता था? कि वह पास हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वाक्य हो गया, वह कहता था, दूसरा वह पास हो जाएगा। कौन जोड़ रहा है? कि। तो इस तरह से जब कहीं पर दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तब वह होता है ह्रस्व ई। और जब कहीं पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच वहां पर संबंध को बताया जाता है तब वो होता है दीर्घ ई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भली भांति अच्छे से की और कि का प्रयोग समझ लिए होंगे। आगे कारक। अगर कारक कोई पूछे क्या होता है तो सीधा सा हम अगर एक वाक्य में कहना चाहे कि कारक क्या होता है तो हम कह सकते हैं दो शब्दों के बीच में जो शब्द संबंध स्थापित करे उसे हम कारक कहते हैं। अथवा वाक्य में क्रिया का विधान अन्य शब्दों से जिन शब्दों के माध्यम से हम करते हैं उसे हम कारक कहते हैं। कारक के बारे में हम व्याकरण की कक्षाओं में भली भांति पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि कारक क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने यहाँ पर की, ने और से के माध्यम से कारक को कुछ हद तक समझ लिए होंगे। तीसरा, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वहां रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जब बस चल रही थी तो उसकी गति ऐसा था कि बहुत ही धीरे धीरे वो जा रही थी। तब लेखक को लगा कि यह बस मानो चल करके रेंग रही हो। रेंगने का कार्य वो जीव करते हैं जिनके पास पैर नहीं होते, वो रेंगते हैं, और जिनके पास पैर होते हैं वो चलते हैं। लेकिन सरकने की जो क्रिया है वहां पर जब लेखक खिड़की से सरकता है तो वहां कहने का अर्थ होता है कि वह आहिस्ता से उससे दूर हट जाता है। लेकिन रेंगने की क्रिया जो होती है वह चलने की क्रिया है। तो इस तरह से सरकने की क्रिया कोई भी कर सकता है, रेंगना केवल वही करते हैं जिनके पैर नहीं होते। लेकिन फिर भी लेखक ने यहाँ पर रेंगने से तुलना किया, अर्थात बस की जो गति थी वह बहुत ही धीमे थे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लेखक ने वाक्य का प्रयोग किया। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस तरह से वाक्य के प्रयोग करने से वाक्य को पढ़ने में बहुत ही सुंदरता आती है, बहुत ही आसानी होती है। इस वाक्य में बच शब्द दो तरह से प्रयोग किया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें तो हर शब्द हम लेते हैं, यह आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा। एक आप करिएगा जल्द का, एक हम करके बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वाक्य बनाया कि ओलंपिक में दीपा कर्माकर के हार जाने पर भी लोगों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। तो हार शब्द एक ही है लेकिन दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग आए। एक हार का अर्थ हुआ पराजित होना
और दूसरे हार का अर्थ क्या है, माला पहनाना। तो इस तरह से आप जल शब्द का भी प्रयोग 2 बार करके एक वाक्य बनाइए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, विशेषण किसे कहते हैं? आप हो सकता है कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो आगे की कक्षाओं में हम अवश्य से पढ़ेंगे और तब हम वहाँ पर भली भांति विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना तो आप और हम जानते हैं कि जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बतलाए वो विशेषण है और जिस शब्द की बतलाई जाए वो विशेष्य है। विशेषण यहाँ पर 2 भेद दिया हुआ है। महान आदमी, महान उसके गुणों को बता रहा है, आदमी कैसा है, महान है, तो यह क्या हो गया, उसके गुण बता रहा है, तो यहाँ पर हो गया गुणवाचक विशेषण। और संख्यावाची विशेषण, मान लीजिए कहीं पर 100 आदमी जा रहे हैं, 100 आदमी जा रहे हैं, 50 लोग खड़े हुए हैं या 10 लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर संख्यावाची विशेषण भी होगा। और आगे की कक्षाओं में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप इतने से ही काम चलाएं। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। प्रिय विद्यार्थियों, शब्दार्थ यह आपकी पुस्तक से है। निमित्त शब्द आप थोड़ा सा समझ लीजिए। निमित्त का अर्थ होता है कारण या साधन। जैसे किसी ने पूछा कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, मैं विद्यालय पढ़ने के निमित्त जाता हूँ, अर्थात मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ विद्यालय। किसी ने पूछा आप बाजार क्यों गए थे, तो आप कह सकते हैं कि मैं बाजार फल के निमित्त गया था या फल लाने के निमित्त गया हुआ था। तो बाजार जाने का कारण क्या था, फल लाना। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं निमित्त। गोता, ये तो हमने पहले बताया था। इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल या उजाड़ खंड, अंत्येष्टि, मृतक कर्म। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और अंतिम संस्कार जो होता है वह अंत्येष्टि संस्कार होता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका क्रिया कर्म दाह कर्म कर दिया जाता है। यहाँ पर दाह मतलब होता है जलाने का कर्म और मृतक मतलब मरने, जो मरा हुआ हो। तो यहाँ पर अंत्येष्टि का अर्थ हो गया जब किसी व्यक्ति की हम मुखाग्नि देते हैं, जब उसके अंतिम संस्कार करते हैं, उसे हम बोलते हैं अंत्येष्टि। अंत और एष्टि 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है अंत्येष्टि। प्रयाण हमने बताया, प्रस्थान करना, मर जाना, स्वर्ग सिधार जाना, बेताबी, बेचैनी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों ने बस की यात्रा के पाठ को पूर्ण रूप से देख, सुन और समझ लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।